सुप्रीम मेडिसिन गॉड सिस्टम, अध्याय 151। वो सीनियर, मैं तुम्हें क्या कहूँ। वांग युदाओ ने वहां पड़े उस आदमी को देखते हुए गहरी सांस ली। उस अमेरिकी के शब्द अभी भी वांग युदाओ के दिमाग में घूम रहे थे। इतने शक्तिशाली व्यक्ति को पकड़कर यहाँ लाया जा सकता है। क्या ब्लैक प्रिजन की शक्ति थोड़ी ज्यादा नहीं होगी? जाहिर है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि वांग युदाओ असल में कोशिश करके देखना चाहता था कि क्या वह इस बूढ़े से कुछ सीख सकता है। आखिरकार, हालांकि शरीर को मजबूत बनाने की तकनीक शरीर को संयमित कर सकती थी, लेकिन जब बात चालों की आती थी तो वांग युदाओ सचमुच एक बेवकूफ़ था। ऐसा लग रहा था जैसे वांग युदाओ एक अच्छा जैद था, लेकिन एक बेजोड़ खजाना बनने के लिए उसे किसी कुशल कारीगर द्वारा तराशना जरूरी था। जियाओ शान, जियाओ वावा, क्या तुमने मेरा नाम पहले सुना है? बूढ़ा आदमी उठ बैठा, उसकी आंखें आधी खुली आधी बंद थीं और वह वांग युदाओ को देख रहा था। वांग युदाओ थोड़ा चौंका, फिर हैरानी से उसकी तरफ देखा। मुझे जियाओ शान के बारे में कैसे पता चला? और मैं तो पहले इस तरह की चीज़ों में शामिल भी नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। वांग युदाओ की प्रतिक्रिया देखकर बूढ़े ने अपना सिर हिलाया, फिर दीवार से टिक गया। उसके हाथ में सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा था। वांग युदाओ ने पास पड़े एक हाथ के निशान पर नजर डाली और गहरी सांस ली। ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं था। यहाँ प्रतियोगिताएं लगभग हर 3 दिन में होती थीं, और वांग युदाओ ने यह भी पाया कि बाहर की प्रतियोगिताएं ज्यादा जोरदार नहीं थीं। ज्यादातर लोग अंडरग्राउंड मुक्केबाज या कोई और था जो कुछ करतब दिखाता था। वांग युदाओ ने अभी तक जियाओ शान जितना शक्तिशाली किसी को नहीं देखा था। वांग युदाओ के हिसाब से उसने अनुमान लगाया कि वह कुछ और दिनों में यहाँ से निकल सकता है, लेकिन अब वांग युदाओ हिचकिचा रहा था। हालांकि इस लोहे के पिंजरे से निकलना अपेक्षाकृत आसान लग रहा था, लेकिन कौन जानता था कि इस अखाड़े के बाहर क्या है। फिर भी सोच विचार करने के बाद वांग युदाओ ने फिर भी जाने का फैसला किया। अगर वह नहीं जाता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि बाहरी दुनिया कैसी है, और उसे कभी नई जानकारी नहीं मिलती। जहां तक यहां से जाने की बात है तो ये तो और भी ज्यादा ख्वाबों वाली बात थी। दिन बीतते गए, और अमेरिकी से बातचीत के अलावा वांग युदाओ ने जियाओ शान के करीब आने की भी कोशिश की। वांग युदाओ ने पाया कि यह बूढ़ा आदमी शायद ही कभी बाहर जाता था, यानी उसे लड़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह यहाँ बंद था, जिससे वांग युदाओ को अजीब लगा। वह लोहे के पिंजरे में अकेला ही रहा। बेशक अमेरिकी अब भी चेनफा और वांग युदाओ को पैसों का पेड़ मानता था, क्योंकि अगले राउंड में वांग युदाओ और चेनफा फिर से जीत गए, और इस बार अमेरिकी ने वास्तव में उन दोनों पर 30,000 चिप्स का दांव लगाया। बेशक उसने स्वाभाविक रूप से बहुत कुछ जीता, क्योंकि लगातार 3 बार जीतने का मतलब आज़ादी था। वांग युदाओ की तीसरी लड़ाई धीरे धीरे आ गई। बेशक इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वांग युदाओ जीत गया। जीतने के बाद यहाँ उसका जीवन समाप्त होने वाला था। लोहे के पिंजरे में लौटकर वांग युदाओ ने जियाओ शान की ओर देखा, लेकिन वह जमीन पर लेटा रहा और वांग युदाओ से बात करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। अरे, तुम जा सकते हो। आखिरकार बात खत्म हो गई। लोहे का दरवाज़ा खोला गया, लेकिन इस बार वह अमेरिकी अकेला नहीं था। अमेरिकी के पीछे कई और लोग थे। ये लोग वांग युदाओ की कोठरी के दरवाजे तक गए, उन दोनों की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। तुरंत उनमें से एक ने चाबी ली और सीधे दूसरे दरवाजे की तरफ चला गया, जो पहले कभी नहीं खुला था। एक पल बाद दरवाज़ा खुला और सूरज की एक चमकदार किरण अंदर चमकी। ये देखकर वांग युदाओ का दिल खुशी से भर गया। यहाँ की रोशनी पहले वाली से ज्यादा तेज थी। अमेरिकी ने वांग युदाओ के लिए कोठरी का दरवाज़ा खोला, उसकी तरफ देखा और फिर कहा, यहाँ से जाने के लिए बधाई। उस आदमी की बात सुनकर वांग युदाओ थोड़ा मुस्कुराया, फिर कुछ लोगों के पीछे सीधे बगल वाले लोहे के दरवाजे की ओर चला गया। लोहे के दरवाजे से बाहर निकलते ही उसकी नज़र एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर पड़ी। अपार्टमेंट बड़े तो नहीं थे, लेकिन बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अब से यही तुम्हारा नया घर होगा। इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 10 मंजिला हैं। तुम नए लोग नीचे पहली मंजिल पर रहोगे। अगर तुम्हारी औकात है तो दूसरी मंजिल पर जा सकते हो। नेता ने वांग युदाओ से कहा, फिर उसे चाबी थमा दी और सीधे वापस चला गया। इन लोगों को जाते देख वांग युदाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। बाहर से यह अपार्टमेंट बिल्डिंग काफ़ी चकाचौंध भरी थी, और इसके आसपास कई और इमारतें थीं जो कैंटीन या फिटनेस क्लब जैसी दिखती थीं। हालांकि इन इमारतों के बाहर एक ऊंची बिजली की बाड़ लगी थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि रहने का माहौल कितना भी अच्छा क्यों न हो, उन्हें अभी भी कैद में रखा जा रहा है। अपार्टमेंट में घुसते ही अंदर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, और बाहर कोई भी नहीं घूम रहा था। वांग युदाओ का चाबी नंबर 101 था। उसने उस नंबर के हिसाब से ढूंढा और अचानक उसे मिल गया। घर बुरा नहीं था। घर काफ़ी अच्छी तरह से सुसज्जित था, लेकिन वांग युदाओ को अब और भी अजीब लग रहा था। ये वह जगह नहीं थी जहां उसे होना चाहिए था, और इन लोगों ने उसे पकड़ने के लिए कैसे चुन लिया।
वांग युदाओ इस समय शंकाओं से भरा हुआ था, जबकि किंग रेन, जो अभी भी शांगनान में था, और भी ज्यादा चिंतित था। वांग युदाओ से आखिरी बार मिले हुए कई दिन हो गए थे, लेकिन वह फिर कभी नहीं दिखा, जिससे उसे अजीब लग रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग युदाओ को उसकी पहचान का पता चल गया हो? लेकिन ये कैसे संभव था? उसने एक मुखौटा पहना हुआ था, वांग युदाओ उसे कैसे पहचान सकता था? जैसे ही किंग रेन सोच में पड़ गया, दरवाज़ा खुला और नामी अंदर आए। उसका चेहरा कुछ उदास था। उसके अंदर आने के बाद यिनशा भी अंदर आ गया। दोनों के हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। क्या हुआ? किंग रेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। बहन, कुछ हुआ है। वांग युदाओ को ले जाया गया है। साइक्लोप्स नाम के उस आदमी के मुताबिक मुझे लगता है कि वांग युदाओ को ले जाने वाले लोग शायद ब्लैक प्रिजन द्वारा भेजे गए थे, नामी ने कहा। क्या? किंग रेन का चेहरा बदल गया और वह फिर बुदबुदाई, ये कैसे हो सकता है? ब्लैक प्रिजन को वांग युदाओ के अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला? हालांकि वे और हम दोनों फंगस किंग की तलाश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि फंगस किंग को वांग युदाओ ने निगल लिया था। सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसे पता माना जा सकता है, ब्लैक ड्रैगन। क्या वह पहले ही मर चुका है? क्या तुम्हें यकीन है कि वह मर चुका है? यिनशा ने अचानक गहरी आवाज में पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? किंग रेन ने यिनशा को ठंडेपन से देखा। उसका शरीर कहाँ है? तुम्हें पता है, ब्लैक ड्रैगन कोई साधारण इंसान नहीं है। यिनशा ने किंग रेन को गौर से देखा। किंग रेन थोड़ा चौंक गई, उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उस समय वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी और वांग युदाओ द्वारा छेड़छाड़ के साथ उसका मन थोड़ा अस्त व्यस्त था और उसने ब्लैक ड्रैगन के शरीर से निपटने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तुम्हारा मतलब है कि वह अभी भी जिंदा है? किंग रेन ने आश्चर्य से कहा। तुम क्या सोचते हो? यिनशा ने ठंडे स्वर में कहा। किंग रेन की भौहें सिकुड़ गईं। अगर यह सचमुच यिनशा के कहे अनुसार था तो ये परेशानी का सबब होगा। अगर ब्लैक ड्रैगन अभी भी जिंदा होता तो शायद उसने बाद में जो कुछ भी हुआ वह सब देखा होता और यह भी जानता होता कि फंगस राजा वांग युदाओ के हाथों में पड़ गया है। ऐसे में ब्लैक प्रिजन के लिए वांग युदाओ के बारे में जानना बहुत सामान्य बात होती। मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था, हमें उसे सीधे ले जाना चाहिए था। तुम समय बर्बाद करने पर अड़ी रही। यिनशा ने किंग रेन की तरफ देखा, उसका चेहरा थोड़ा भद्दा था। अगर किंग रेन ने उसे नहीं रोका होता तो वह वांग युदाओ को पहली ही मुलाकात में वापस ले जा सकता था। पहली बार? क्या उसे पहली बार जिंदा वापस लाया जा सकता था? किंग रेन ने व्यंग्य किया, लेकिन अब वह सिर्फ बड़बड़ा ही सकती थी। वांग युदाओ को काली जेल ले जाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। उन्हें फंगस राजा की जरूरत थी और अगर वांग युदाओ ने फंगस राजा को निगल भी लिया होता तो भी जब तक वांग युदाओ जिंदा था वे उसके अंगों का इस्तेमाल प्रत्यारोपण के लिए कर सकते थे। लेकिन अब वह काली जेल में था और किंग रेन वहां की स्थिति को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था। उस जगह वांग युदाओ के जिंदा बचने की संभावना शायद 10% से भी कम थी। खबर बताओ और उसे काली जेल से बाहर निकालने की कोशिश करो। किंग रेन ने गहरी सांस ली। हाँ, नामी ने सिर हिलाया और फिर जल्दी से चली गई। तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि ब्लैक जेल के लोग वांग युदाओ को मौत के घाट न उतार दें, यिनशा ने कहा। किंग रेन ने यिनशा की तरफ देखा और हल्के से कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वह ब्लैक ड्रैगन के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानती थी। पिछली बार वांग युदाओ की वजह से ब्लैक ड्रैगन उस स्थिति में था। इसलिए जब तक ब्लैक ड्रैगन पूरी तरह से मरा नहीं था और ब्लैक जेल वापस नहीं आ गया था, और अगर उसने ही वांग युदाओ को ले जाने के लिए लोगों को भेजा था, तब भले ही उसे पता हो कि वांग युदाओ ने फंगस किंग को खा लिया है, वह वांग युदाओ के साथ जरूर खेलेगा। बेशक वह वांग युदाओ को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। अरे दोस्त, यहाँ नया है। वांग युदाओ जिस कमरे में ठहरा था उसका नंबर 101 था। जैसे ही वांग युदाओ कमरे में अपना सामान व्यवस्थित कर रहा था, सामने वाले दरवाजे से कोई बाहर आया। ये व्यक्ति वांग युदाओ से थोड़ा बड़ा था, लेकिन ज्यादा नहीं। वांग युदाओ सतर्क हो गया। चूंकि वह ऐसी जगह पर था, अगर वह सावधान नहीं रहा तो कोई उसे अनजाने में ही खा सकता था। अरे ज्यादा डरो मत, मैं भी यहाँ नया हूँ, लेकिन काली जेल में तुम अकेले नहीं रह सकते। यहाँ तुम्हें दोस्त बनाना आना चाहिए। देखो, पीली त्वचा। उसने वांग युदाओ की तरफ भौहें चढ़ाईं। वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसे समझ आया कि उसका क्या मतलब था। चलो जान पहचान हो जाए, चेनफा। चेनफा ने वांग युदाओ की तरफ मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। वांग युदाओ ने सिर हिलाया और चेनफा की तरफ हाथ बढ़ाया। वांग युदाओ, अरे दोस्त, अब से हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं। ये जगह बहुत अच्छी है। चलो थोड़ा आराम करते हैं, फिर मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ले चलता हूँ और तुम्हें घुमाता हूँ। चेनफा ने वांग युदाओ की तरफ मुस्कुराकर कहा। ठीक है, मैं भी अंदर जाकर आराम करता हूँ। चेनफा को जाते देख वांग युदाओ भौचक्के रह गए। यह आदमी वाकई अजीब था। उसे अंदर आराम से अच्छी नींद आई, जो कई दिनों में उसकी सबसे अच्छी नींद थी।
हालांकि लोहे के पिंजरे में खाना पीना ठीक था, लेकिन सोने से वांग युदाओ को बहुत निराशा हुई। उठने के बाद उसने अपना चेहरा धोया और दांत ब्रश किए, फिर बाहर गया तो पाया कि चेनफा पहले ही उठ चुका था और बाहर से वापस भी आ रहा था। इतनी जल्दी? चेनफा ने भौहें चढ़ाईं, वांग युदाओ की ओर देखते हुए जो अभी अभी बाहर आया था। हाँ, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ खाऊं। उसने चेनफा से पूछा। आखिरकार वह अभी अभी आया था और उसे पता था कि जब वह लोहे के पिंजरे में था तो कम से कम एक अमेरिकी तो था ही। उफ, यहाँ कपड़े बिकते हैं। चेनफा को उसके नए कपड़ों में देखकर वांग युदाओ थोड़ा अचंभित रह गया। अब भी उसने वही कपड़े पहने थे जो पहनकर वह आया था। हाँ, बगल में ही एक कपड़ों का हॉल है। यहाँ का डिज़ाइन वाकई काफ़ी इस्तेमाल करने लायक है। चेनफा ने वांग युदाओ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यहाँ चीज़ें काले जेल के सिक्के नाम की चीज़ से खरीदनी पड़ती थीं, और यहाँ काले जेल के सिक्के प्रतियोगिताओं के जरिए मिलते थे। ये वाकई एक अच्छी जगह थी। हालांकि ऐसी प्रतियोगिताओं में आमतौर पर मौतें होती थीं, लेकिन समाज में तो पहले से ही योग्यतम की उत्तरजीविता पर जोर था। यहाँ तो बात ही छोड़िए, यहाँ तो सचमुच योग्यतम की उत्तरजीविता थी। अगर आप असफल होते तो सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत। ये लोग कभी किसी पर दया नहीं करते, लेकिन ऐसी जगह इंसान की क्षमता को भी उभार सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं। चेनफा की बातें सुनकर वांग युदाओ हल्के से मुस्कुराया और चेनफा के पीछे पीछे रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। अब उसे थोड़ी भूख लगी थी, वह पहले खाएगा और फिर बाकी काम निपटाएगा। अरे वैसे मुझे तुम्हें बताना होगा, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें खाना है तो तुम्हें चुराना होगा। चेनफा ने अचानक वांग युदाओ की ओर देखते हुए कहा। चेनफा की बातें सुनकर वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। पैसे नहीं, पैसे चुराए? वांग युदाओ ने चेनफा की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अरे, उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह किसी समुद्री डाकू जहाज पर चढ़ गया हो। यहाँ इस्तेमाल होने वाले पैसे को काला जेल सिक्का कहते हैं। मैं यहाँ ज़्यादा समय से नहीं आया हूँ और मुझे किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका भी नहीं मिला, तो मुझे काले जेल सिक्के कहाँ से मिलेंगे? चेनफा ने एक कड़वी हंसी हंसी और अपने हाथ फैला दिए। ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। काला जेल सिक्का? यह क्या बकवास है? काला जेल सिक्का? ये तो वाकई गड़बड़ है। चोरी? अरे, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ और मुझे दूसरों से चोरी करनी पड़ रही है। ये बहुत खतरनाक है। अरे, मुझे उस अमेरिकी से पूछ लेना चाहिए था। अब क्या? चेनफा की बात सुनकर वांग युदाओ बिल्कुल बेबस हो गया। आखिर वह क्या करे? क्या करे? चोरी करे? बिल्कुल, जब तक कि तुम भूखे नहीं मरना चाहते। चेनफा ने असहाय भाव से वांग युदाओ को देखा। वह इतने दिनों से दूसरों से चोरी करता आ रहा था, हालांकि कभी कभी उसे मार भी पड़ती थी। ठीक है, कई बार हैरानी भरे भावों के साथ वांग युदाओ ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया, फिर चेनफा से कहा, सच कहूं तो इस समय तो वह सिर्फ एक जानवर, अमानवीय होने का दिखावा ही कर सकता था। दोनों ने मन बना लिया और सीधे रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े। खैर, यहाँ की वास्तुकला काफ़ी अच्छी थी, इसलिए दोनों बाहरी माहौल को देखते हुए चल रहे थे। इसमें कुछ कुछ दर्शनीय स्थलों जैसा एहसास था और रास्ते में दोनों की मुलाकात कुछ और लोगों से भी हुई। बेशक इन लोगों ने वांग युदाओ और चेनफा से कभी बात नहीं की, वे सब सतर्क दिख रहे थे और जब उन्होंने दोनों को देखा तो उन्होंने दूरी भी बना ली। ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग बहुत सतर्क थे। हम आगे नहीं जा सकते। जब हमारा सामना किसी से होगा तो हम उसे लूट लेंगे। खैर, यहाँ डकैती को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। चेनफा ने पास आ रहे रेस्टोरेंट की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। ये सुनकर वांग युदाओ ने सिर हिलाया, फिर चेनफा से कहा, ठीक है, तो चलिए शुरुआत के लिए कोई निशाना ढूंढते हैं। दोनों ने मन बना लिया और धीरे धीरे मुख्य सड़क पर चल पड़े, बिल्कुल दो गुंडों जैसे लग रहे थे। शायद ईश्वर ने उन लोगों को निराश नहीं किया जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, क्योंकि जैसे ही दोनों 1 मिनट से भी कम समय तक चले थे, पास की एक इमारत से कोई नीचे उतरा। जब वांग युदाओ और चेनफा ने उस व्यक्ति को देखा तो उन्हें पता चल गया कि उनका मौका आ गया है। वह आदमी लंबा था और ब्रिटिश लग रहा था। खास बात यह थी कि वह सिगरेट पी रहा था, इसलिए उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर तुरंत आगे बढ़ गए। हालांकि वह चेनफा के युद्ध कौशल से वाकिफ नहीं था, वांग युदाओ के पास जरूर कुछ तरकीबें थीं, और चेनफा ने इतनी दूर तक पहुंचने के लिए उसके कौशल भी बहुत बुरे नहीं हो सकते थे। वांग युदाओ और चेनफा की क्षमताओं के साथ इस व्यक्ति से निपटना निश्चित रूप से आसान होगा। जाहिर है, जैसे ही वांग युदाओ और चेनफा ने अपनी चाल चली, उस आदमी ने भी इसे भांप लिया। हालांकि जब वह मुड़ा तो उसका सामना एक जोरदार मुक्का सीधे उस अंग्रेज व्यक्ति के पेट में लगा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा, जहां उसने अपना पेट पकड़ लिया और चीखने लगा। चेनफा ने जल्दी से उसके शरीर की तलाशी ली।
इतने लंबे समय तक काली जेल में रहने के कारण वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि काले जेल के सिक्के कैसे दिखते हैं। उसकी तलाशी लेने पर उसे कई सिक्के जैसी चीजें मिलीं। चेनफा का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। कैसा है, क्या यही वो चीज है? चेनफा के चेहरे पर खुशी देखकर वांग युदाओ को स्वाभाविक रूप से पता चल गया कि उसे कुछ मिल गया है, इसलिए उसने जल्दी से पूछा। हाँ, यही है, इसे यहाँ मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो, खाने का समय हो गया है। चेनफा ने वांग युदाओ की ओर सिर हिलाया, हाथ हिलाया और फिर आगे वाले रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। चेनफा को सीधे जाते देख वांग युदाओ असहाय लग रहा था। फिर उसने जमीन पर पेट पकड़े लौट रहे आदमी की तरफ देखा और कहा, माफ करना भाई, हमारे पास पैसे कम हैं। फिर वह चेनफा के पीछे पीछे रेस्टोरेंट की ओर भागा। रेस्टोरेंट काफी आलीशान था, लेकिन फिर भी उसमें कई स्तर थे। चूंकि वांग युदाओ और चेनफा के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वे सिर्फ साधारण सेक्शन में ही बैठ सकते थे। दोनों ने कुछ बेतरतीब चीजें ऑर्डर की और फिर जल्दी से एक कोने में जाकर उन्हें चट कर गए। आखिरकार ब्लैक प्रिजन में सहनशक्ति ही सबसे अहम होती है। अगर आपके पास सहनशक्ति नहीं होती तो आप निश्चित रूप से मौत के मुंह में चले जाते। अरे, जब हम पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे तो मैं जरूर ढेर सारे ब्लैक प्रिजन सिक्के जीतूंगा। आखिरकार थोड़ा भरा हुआ महसूस करते हुए चेनफा ने असंतुष्ट भाव से कहा। तभी 4 या 5 लोग अचानक बाहर से रेस्टोरेंट में घुस आए। सबसे खास बात यह थी कि इन 4-5 लोगों में से एक वह था जिसे पहले वांग युदाओ और चेनफा ने लूटा था। जैसे ही यह समूह अंदर आया, वांग युदाओ थोड़ा रुका, उसके हाव भाव बदल गए, जबकि चेनफा बिना हिले डुले अपना खाना खाता रहा। जैसे ही वांग युदाओ चिंतित हो रहा था, उस आदमी ने चेनफा और वांग युदाओ को साफ साफ देखा। उस अंग्रेज व्यक्ति का शुरू में खाना खाने आने का इरादा था, लेकिन उसे लूटे जाने की उम्मीद नहीं थी। वे यहाँ कुछ समय से थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि ऐसी डकैतियाँ आमतौर पर नए लोग ही करते हैं। इसलिए वह अपने कुछ भाइयों को ढूंढने वापस गया, इन 2 लापरवाह लोगों को सबक सिखाने की तैयारी में। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इन दोनों ने उन्हें साफ साफ देख लिया था। फिर भी वे उदासीन रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, जिससे वे काफी नाराज हो गए। अरे बच्चे, क्या तुमने अभी अभी हमारे काले जेल के सिक्के लूट लिए? वह आदमी वांग युदाओ और चेनफा की मेज के पास गया, उस पर हाथ पटका और जोर से चिल्लाया। जब ये 5 लोग अंदर आए तो बाकी खाने वालों ने उन्हें देख लिया और वे सब उत्सुक हो गए कि इन 5 बदमाशों को फिर किसने उकसाया। ये 5 लोग असल में लोगों को धमकाने में माहिर थे और अब नेता के मुंह से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सुना होगा कि इन लोगों के काले जेल के सिक्के असल में उनके सामने खड़े 2 युवकों ने चुरा लिए थे, जिससे उन्हें बहुत हैरानी हुई। भाई, अभी अभी आया हूँ, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो यही एक रास्ता था। बस यूँ समझो कि मैंने तुमसे उधार लिया था, ठीक है? वांग युदाओ आखिरकार बोला। आखिरकार वह अभी अभी आया था और उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि यहाँ कैसे काम होता है, इसलिए वह जबरदस्ती से पहले सिर्फ कूटनीति ही आजमा सकता था। वांग युदाओ की बातें सुनकर अंग्रेज व्यक्ति ने भौहें चढ़ाईं, फिर मेज पर जोर से पटकते हुए कहा, बकवास, तुम्हें लगता है कि उधार लेना ही काफी है? खैर, मैं एक कदम पीछे हटता हूँ। अगली प्रतियोगिता के बाद जो कुछ भी तुम पाओगे वह हमारा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम कुछ पा सकोगे या नहीं, और अगले कुछ दिनों तक तुम दोनों उन जगहों पर मुंह मत दिखाना जहां हम अक्सर आते हैं, वरना मैं तुम्हारे कुत्ते को तोड़ दूंगा। यह आदमी पहले तो घमंडी व्यवहार कर रहा था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही चेनफा, जो आंखें बंद करके बैठा था, ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। उसने मेज से एक कांटा उठाया और उसे सीधे उस आदमी के हाथ के पिछले हिस्से में, जो मेज पर टिका हुआ था, घुसा दिया। ये दृश्य बहुत अचानक हुआ, उन्होंने इसे साफ तौर पर देखा भी नहीं था, और फिर भी उसका हाथ पहले ही ऐसा हो गया था। चेनफा की अचानक हरकत ने वांग युदाओ को भी चौंका दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी इतना बेरहम होगा। अपने बॉस का हाथ कांटे से छिदता देख उसके पीछे खड़े 4 लोगों के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। इस समय उन्हें अचानक लगा कि इस बार वे किसी दीवार से टकरा गए हैं। खैर, ये व्यक्ति उनका बॉस था और अगर कुछ हुआ तो उन्हें आगे आना ही था। इसलिए उन्होंने तुरंत वांग युदाओ और चेनफा को घेर लिया। चेनफा ने ठंडी सांस ली, आगे बढ़ रहे व्यक्ति पर निशाना साधा और एक मुक्का मारा। वांग युदाओ बहुत घबरा गया क्योंकि किसी ने उस पर हमला कर दिया था। उसने जल्दी से खुद को बचा लिया, लेकिन जो लोग यहाँ हो सकते थे वे साफ तौर पर कोई आम इंसान नहीं थे। जैसे ही वांग युदाओ ने खुद को बचाया, विरोधी ने भी एक स्टूल उठाया और सीधे वांग युदाओ पर फेंक दिया। उसने दांत पीस लिए, फिर जल्दी से अपने हाथ से उसे रोक लिया। एक जोरदार आवाज के साथ स्टूल सीधे वांग युदाओ के हाथ पर जा लगा। वांग युदाओ दर्द से चीखा, जल्दी से पीछे हटा और फिर एक मुक्का मारा। उसका हाथ पहले से ही चुभ रहा था। उसी समय चेनफा के बाजू पर मुक्कों की बौछार हो चुकी थी। वांग युदाओ ने आश्चर्य से चेनफा को देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना शक्तिशाली होगा।
ऐसा लग रहा था कि इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जल्दी से पैसे निकालो और चलो। कुछ मुक्कों से कई लोगों को गिराने के बाद चेनफा वांग यूदाओ पर चिल्लाया, फिर जल्दी से उन आदमियों के पास गया और उनकी जेबें टटोलने लगा। ये देखकर वांग यूदाओ चिल्लाया और जल्दी से उन लोगों की जेबें ढूंढने के लिए आगे बढ़ा। स्वाभाविक रूप से दोनों को वह मिल गया जो वे चाहते थे। हालांकि उस समय वहां ज्यादा लोग खाना नहीं खा रहे थे, फिर भी उनमें से कई लोगों ने वांग यूदाओ और इन आदमियों के बीच जो हुआ उसे देखा था। इस घटना की खबर स्वाभाविक रूप से तेजी से फैल गई। 2 चीनी आदमियों ने वास्तव में 5 ब्रिटिश लोगों को वश में कर लिया था। कुछ समय के लिए ये खबर पूरे अपार्टमेंट में फैल गई और वांग यूदाओ और चेनफा स्वाभाविक रूप से दूसरों की खोज का विषय बन गए। वांग यूदाओ को स्वाभाविक रूप से पता था कि इस बार उसने कुछ बेवजह की परेशानी खड़ी कर दी है, इसलिए वह जल्दी से छिप गया। चेनफा भी पिछले कुछ दिनों से घर के अंदर ही था। आमतौर पर वह लोगों को खाना पहुंचाने के लिए बुलाता था। हालांकि पैसा हाथ में रेत की तरह धीरे धीरे कम होता जाता था जब तक कि कुछ भी नहीं बचता था। तो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद वांग यूदाओ और चेनफा, धिक्कार है, फिर से पैसे से महरूम हो गए। वे इतने दिनों से यहाँ थे लेकिन उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई आदेश नहीं मिला था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या उन्हें जीने के लिए डकैती पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा? हालांकि वह बहुत उदास था, फिर भी उसे खाना तो चाहिए ही था। इसलिए जब दोनों के पैसे लगभग खत्म हो गए तो ये दोनों फिर से आने का ही विकल्प चुन सकते थे। बेशक इस बार रात का समय था। उन्होंने रेस्टोरेंट जाकर कुछ खाना लाने की योजना बनाई। अगर वे प्रतियोगिता तक टिके रहे तो उन्हें फिर कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आधी रात को वांग यूदाओ और चेनफा चूहों की तरह धीरे धीरे अपने कमरों से बाहर निकले और फिर धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़े। रात बुरे कामों के लिए होती है, कम से कम वांग यूदाओ तो यही सोचता था। इसलिए जब उसने और चेनफा ने उस दिन कपड़े खरीदे तो उन्होंने रात के कपड़े भी खरीदे। आखिरकार यहाँ अगर हो सके तो मुंह न दिखाना ही बेहतर था। रात में अपार्टमेंट असामान्य रूप से शांत लग रहा था, जिससे चेनफा और वांग यूदाओ थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। कुछ दुकानें भी बंद थीं, जिससे चेनफा और वांग यूदाओ हैरान थे क्योंकि आधी रात हो चुकी थी। एक आम इंसान की जिंदगी के हिसाब से उन्हें इस समय भी बार और नाइट क्लबों में घूमना चाहिए था। और यहाँ कई छोटे छोटे बार थे, लेकिन रात में सभी दुकानों के दरवाजे बंद हो जाते थे, जिससे लोगों को एक अजीब सा एहसास होता था। खैर, वह और चेनफा खाने के लिए बाहर निकले थे, इसलिए उन्होंने उन चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं की और सीधे रेस्टोरेंट की तरफ चल दिए। अरे यार, अगर मुझे पता होता कि रात में बाहर इतना सन्नाटा होगा तो हमें रात के कपड़े खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस तरह हम कुछ पैसे बचा सकते थे और कुछ दिन और गुजारा कर सकते थे। ये देखकर कि वे इतनी देर तक बिना किसी को देखे चले आए थे, चेनफा बेबस लग रहा था। अगर उसे यह पता होता तो वह रात के कपड़े ही नहीं खरीदता। लेकिन वह पहले कभी रात में बाहर नहीं गया था। कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ इतना सन्नाटा है, ज़रूर कोई वजह होगी। चलो सावधान रहें। वांग यूदाओ ने भौहें चढ़ाते हुए चेनफा की तरफ देखा। इस सन्नाटे ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया। शायद कोई वजह रही होगी कि यहाँ सब आधी रात को बाहर नहीं निकले। और जो लोग यहाँ हो सकते थे वे तो बिल्कुल भी आम लोग नहीं थे। आधी रात को बाहर न आने का मतलब ज़रूर यही था कि वे बाहर नहीं आना चाहते थे, या शायद उन्होंने बाहर आने की हिम्मत नहीं की। मुझे भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ बहुत सन्नाटा है। चेनफा ने वांग यूदाओ की ओर देखते हुए सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे रेस्टोरेंट की ओर बढ़े और आखिरकार उसकी रूपरेखा देखी। हालांकि इसी समय उन दोनों ने एक सफ़ेद साया अचानक से गुजरते देखा। इससे वांग यूदाओ और चेनफा वहीं जम गए। गल्प। एक पल बाद चेनफा ने आखिरकार धीरे से प्रतिक्रिया दी और फिर वांग यूदाओ से कहा, क्या तुमने इसे देखा? सफ़ेद, आधी रात में, यह क्या है? क्या ये कोई भूत हो सकता है? हाँ। इस समय वांग यूदाओ भी सदमे में था। क्या ये कोई इंसान है? यह इतना तेज कैसे हो सकता है? और ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन को छू भी नहीं रहा हो। यह क्या है? लाइटनेस स्किल। हालांकि वह सोचता था कि यह समाज बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन अचानक उसके शरीर में एक सिस्टम आने के बाद कल्पना से परे कुछ भी देखकर उसे अब ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता था। लेकिन अब इस तरह के लाइटनेस स्किल को देखकर, जो लगभग पौराणिक था, वह अभी भी बहुत हैरान था। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। चलो देखते हैं। चेनफा की देखने की इच्छा सुनकर वांग यूदाओ स्वाभाविक रूप से उसके पीछे चल पड़ा। चलो देखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ लोग आधी रात को बाहर नहीं आते। लगता है रात में इस अपार्टमेंट में ज़रूर कुछ खास हो रहा होगा। वांग यूदाओ ने भौहें चढ़ाईं। ये जगह वाकई इतनी साधारण नहीं थी। उन्होंने शायद ही कभी ऊपरी मंजिल से किसी को नीचे आते देखा हो। वे कई दिनों से ये देख रहे थे, लेकिन उन्हें ऊंची इमारत से कोई भी निवासी बाहर आते नहीं मिला था। पहले वाला सफ़ेद साया अचानक रेस्टोरेंट के पीछे से गुजर गया था।
वांग युदाओ और चेनफा की एक दूसरे को देखने के बाद वे तुरंत रेस्टोरेंट के पीछे की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि यहाँ वास्तव में एक ऊंची दीवार थी। यह ऊंची दीवार लगभग 4 मीटर ऊंची थी और देखने पर यह बहुत मजबूत लग रही थी। रुको, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। भौहें चढ़ाते हुए चेनफा मुड़ा और वांग युदाओ से बोला। हम सावधान, वांग युदाओ ने सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों में वह चेनफा को अच्छी तरह जान गया था और जानता था कि चेनफा का कुंफू उससे कहीं बेहतर है। हालांकि यह 8 मीटर ऊंची दीवार उसे रोक नहीं सकती थी, लेकिन बिना औजारों के उसके लिए ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। लेकिन चेनफा बिना औजारों के लगभग ऊपर चढ़ ही सकता था। चेनफा थोड़ा पीछे भागा, फिर गति का इस्तेमाल करते हुए सीधे ऊपर दौड़ा और दीवार से चिपक गया। वांग युदाओ नीचे खड़ा चेनफा के बोलने का इंतजार कर रहा था। हालांकि ऊपर चढ़ने के बाद चेनफा दीवार पर बेसुध पड़ा रहा। अरे, क्या हो रहा है? चेनफा को ऊपर चढ़ने के बाद ठिठक कर वहीं बेसुध खड़ा देखकर वांग युदाओ एक पल के लिए थोड़ा घबरा गया और जल्दी से चिल्लाया। वांग युदाओ की चीख सुनकर चेनफा ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और तुरंत एक गाली दी। धिक्कार है, उन्होंने हमें इतनी अच्छी चीज के बारे में नहीं बताया। युदाओ, ऊपर आओ, चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। वांग युदाओ से कुछ कहने के लिए सिर घुमाते हुए चेनफा की नज़र फिर नीचे गई। इस बार उसे एक सफ़ेद परछाई दिखाई दी और यह व्यक्ति वही लग रहा था जिसे उसने पहले देखा था, और वह एक महिला लग रही थी। इस समय वांग युदाओ ने भी जल्दी से एक जार ढूंढा और सीधे ऊपर चढ़ गया। जब उसने देखा कि दीवार के दूसरी तरफ स्वादिष्ट खाने से भरा है तो वह भी आश्चर्य से भर गया। उसके चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही मुस्कान थी जैसी चेनफा के चेहरे पर थी जब वह अभी ऊपर आया था। यहाँ क्या हो रहा है? ऐसा कुछ है और मुझे पता भी नहीं था। चेनफा ने भौहें चढ़ाईं। वह यहाँ काफ़ी समय से था और किसी ने उसे बताया ही नहीं था। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला था। हे, कौन जाने, लेकिन अब हम यहाँ हैं तो चलो नीचे चलकर देखते हैं। चेनफा की तरफ मुस्कुराते हुए वांग युदाओ सीधे नीचे कूद गया। यह एक अच्छी जगह थी। दोनों नीचे कूद पड़े और चुपचाप भीड़ में घुस गए, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग मेकअप किए हुए थे जबकि वांग युदाओ और चेनफा कुछ बेढंगे से लग रहे थे। बेशक यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेकअप नहीं किया था, लेकिन वे बहुत कम थे, इसलिए वांग युदाओ और चेनफा को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक वे भीड़ में थे, भला कौन उन्हें पहचान पाता और कौन कह सकता था कि वे बाहर से आए हैं। वाह, यहाँ का सामान वाकई बहुत अच्छा है। ध्यान रखना, ठीक है? पेट भर जाए तो बाहर निकलो। सारा खाना देखकर चेनफा का चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर वह बगल में बैठे वांग युदाओ की ओर मुड़ा तो देखा कि वांग युदाओ के एक हाथ में पहले से ही शराब का गिलास था और वह दूसरे हाथ से रोटी चबा रहा था। खुद से धिक्कार है कहते हुए चेनफा ने जल्दी से थोड़ा खाना उठाया और उसे भी खाना शुरू कर दिया। जिंदगी में सबसे खुशी की बात है पेट भर खाना और गर्म कपड़े पहनना, ये इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरतें हैं। और अब वांग युदाओ और चेनफा भूखे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा यही था कि खाना खाया जाए। तो इस समय चेनफा और वांग युदाओ खुश माने जा सकते थे। वांग युदाओ और चेनफा ने थोड़ा सा खाना खा लिया, फिर वे जाने की जल्दी में नहीं थे। वे सचमुच जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। रात होने के बाद जो लोग आमतौर पर बाहर आते थे वे अचानक सो क्यों गए थे। सबसे खास बात यह थी कि कुछ छोटी दुकानें भी बंद हो गई थीं। क्या हो रहा था? वांग युदाओ चेनफा ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे धीरे कुछ इलाकों की ओर बढ़ने लगे। ये जगह भी एक तरह का ग्लैडिएटर अखाड़ा लग रहा था, बस पहले वाले से काफ़ी छोटा। चेनफा, वो सफ़ेद परछाई जो हमने पहले देखी थी। जब मैं अभी दीवार पर खड़ा था तो मैंने उसे देखा था। वो उधर ही है, क्या हम जाकर देख लें? चेनफा को अपने पास खींचकर वांग युदाओ ने उससे बात की। वांग युदाओ की बातें सुनकर चेनफा थोड़ा चौंका, फिर भौहें सिकोड़ लीं। यहाँ की स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं थी और काफ़ी डरावनी लग रही थी। अगर वे वहां गए और पकड़े गए तो वे निश्चित रूप से बच नहीं पाएंगे। पहले वाला आदमी बहुत तेज था और उसकी ताकत बिल्कुल ज़बरदस्त थी। अगर वे ऐसे ही चले गए तो यह निश्चित रूप से फ़ायदे से ज़्यादा बुरा होगा। चलो नहीं चलते, यहाँ किसी अजनबी से मिलना ना समझी है। चेनफा ने भौहें सिकुड़ी, फिर वांग युदाओ से कहा। चेनफा की बातें सुनकर वांग युदाओ रुका, भौहें सिकुड़ी और फिर सिर हिलाया। अगर उन्हें यहाँ पकड़ लिया गया तो शायद वे सचमुच यहाँ से निकल ही ना पाएं। हालांकि उसे अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था, फिर भी वह इतना घमंडी नहीं था कि खुद को अजेय समझे। ठीक है, तो पहले चलते हैं, उसने चेनफा से कहा और फिर तेजी से और सावधानी से बाहर की ओर खिसक गया। लेकिन ठीक उसी समय उनके पीछे से किसी ने अचानक जोर से चिल्लाया, तुम दोनों रुको। कहाँ जा रहे हो? हम शराब पीने की प्रतियोगिता करने वाले हैं। क्या तुम दोनों चुपके से भागने की कोशिश कर रहे हो? जैसे ही ये शब्द निकले पिछली आवाज़ें तुरंत बंद हो गईं
और जो लोग बेतहाशा अपनी कमर हिला रहे थे वे भी उसी क्षण रुक गए। वांग युदाओ और चेनफा ने देखा कि उन लोगों ने हिलना बंद कर दिया है और उनके दिल बैठ गए। फिर वे धीरे से मुड़े तो देखा कि उनके पीछे एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है जिसके हाथ में बियर की बोतल है और वह अपनी मोटी उंगली से उनकी ओर इशारा कर रहा है। उफ, बड़े भाई, क्या आप हम दोनों को बुला रहे हैं? इतने बड़े आदमी को देखकर वांग युदाओ और चेनफा मन ही मन चिल्लाए, अच्छा नहीं है। उनके मुंह फड़कने लगे और फिर उन्होंने धीरे से पूछा, धिक्कार है। वे लगभग दीवार के पास पहुंच चुके थे और इस आदमी ने तो सब बिगाड़ दिया था। और इसी समय लोगों का एक समूह उनके सामने आ गया और सीधे उनका रास्ता रोक लिया। जरूर, जल्दी करो, देर मत करो। लेकिन मैंने तुम दोनों को पहले कभी नहीं देखा। अरे कोई बात नहीं, बस जल्दी से आ जाओ। आज हमारे पास लोग कम हैं। धिक्कार है। अगर हम हार गए तो इस बार के 1000 काले जेल के सिक्के कोई और ले जाएगा। धिक्कार है। बियर की बोतल जमीन पर फेंकते हुए वह हट्टा कट्टा आदमी स्पष्ट रूप से झुंझलाहट के साथ बोला। वांग युदाओ और चेनफा पहले तो जबरदस्ती बाहर निकलने की सोच रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 1000 काले जेल के सिक्के सुने तो उनके पैर मानो चिपक गए। मजाक, 1000 काले जेल के सिक्के? ये तो बहुत पैसा है। अगर ये यहीं रहें तो 1000 काले जेल के सिक्के, लानत है, 2 लोगों के महीने भर के खाने के लिए काफ़ी होंगे। ये सोचकर चेनफा और वांग युदाओ लगभग एक साथ उठे, फिर अपने बदन से धूल झाड़ी और तुरंत बोले, मजाक। भला कौन इन 1000 काले जेल के सिक्कों को लेने की हिम्मत कर सकता है? और हम दोनों भाई तो अभी शौच के लिए बाहर जा रहे थे। हम पीने वाले हैं, तो चलो हमें वहां ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि किसमें हिम्मत है इन 1000 काले जेल के सिक्कों को लेने की। चेनफा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था जब वो उस हटे कट्टे आदमी के ठीक सामने गया और उसकी नाक की तरफ इशारा किया। हालांकि दोनों की लंबाई का फर्क बहुत ज्यादा था। ये काफी हास्यास्पद लग रहा था। एक छोटे कद के व्यक्ति द्वारा अचानक इशारा किए जाने पर हट्टा कट्टा आदमी थोड़ा स्तब्ध जरूर था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसकी नाक की तरफ इशारा करेगा, ऐसा कई सालों से नहीं हुआ था। ये बच्चा वाकई दिलचस्प था। वहां उसने अपना शरीर घुमाकर उस जगह की ओर इशारा किया जहां दोनों युवक थे। जहां उसकी उंगली ने इशारा किया वहां शराब का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था जो किसी छोटे पहाड़ जैसा लग रहा था। सबसे खास बात यह थी कि वहां लगभग 1 दर्जन बिना मेकअप के लोग भी थे जो साफ तौर पर शराब पीने के लिए तैयार दिख रहे थे। वांग युदाओ ने यह भी देखा कि इन लोगों में पहले वाली बेहद तेज महिला भी थी। हालांकि वह थोड़ी दूर खड़ी थी और थोड़ी धुंधली दिख रही थी, फिर भी वांग युदाओ समझ गया कि इस महिला का रूप बिल्कुल भी बुरा नहीं था। अरे क्या इतनी ही शराब है? हम बाद में इन्हें साफ कर देंगे। शराब देखकर चेनफा घृणा से भर गया, लेकिन मन ही मन उसने सोचा, अरे इतनी शराब क्यों है? यह कोई प्रतियोगिता है? ये तो साफ तौर पर लोगों को मौत के घाट उतारने की दौड़ है। हालांकि उसे अभी भी एक दिखावा करना था। फिर वह सीधे उस तरफ चला गया जबकि वांग युदाओ की नज़रें उस महिला पर टिकी थीं। वह देखना चाहता था कि वह असल में कैसी इंसान है। और चेनफा की बातें सुनकर आसपास की भीड़ खुशी से झूम उठी। ऐसा लग रहा था कि चेनफा की बात सुनकर ये लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जल्द ही उन्हें एक ज़बरदस्त शराब पीने का मुकाबला देखने को मिलने वाला था। और इस आदमी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ शराब बहुत कम है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वांग युदाओ और चेनफा आखिरकार इन लोगों के पास पहुंचे। इस समय उन दोनों ने इन लोगों के चेहरे साफ देखे और उन्हें ये भी समझ आ गया कि उनके साथ क्या हो रहा है। पहले कहा जाता था कि यहाँ के अपार्टमेंट में रहने वाले लगभग कोई भी उच्च पदस्थ व्यक्ति कभी बाहर नहीं आया था और वांग युदाओ और बाकी लोगों ने उन्हें कभी नहीं देखा था। लेकिन आज उन्होंने जिन लोगों को देखा वे असल में ऊपरी मंजिल पर रहने वाले निवासी थे। ये लोग आमतौर पर बाहर नहीं जाते थे। और पूरी काली जेल का वर्णन कैसे करें? यहाँ जब तक आपके पास ताकत है आप निश्चित रूप से एक सम्मानित अतिथि हैं, लेकिन आपके पास कोई आज़ादी नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए ये काली जेल वास्तव में एक बहुत अच्छा अस्थायी निवास है। लेकिन जो लोग बाहर निकलने में असमर्थ हैं उनके लिए बस यही है कि वे काली जेल में रहें और किसी के द्वारा उन्हें हराने या मार डालने का इंतजार करें। वरना आपको अपनी पूरी जिंदगी काली जेल में ही बितानी पड़ेगी। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोग काली जेल में सबसे ऊंचे दर्जे के लोग थे। ऐसे लोगों के पास आमतौर पर करने के लिए कुछ नहीं होता था और बाहर लगभग कोई रिश्तेदार या दोस्त भी नहीं होते थे। इसलिए लोगों का ये समूह आमतौर पर रात में मेलजोल बढ़ाने के लिए बाहर आता था। बेशक आज की तरह शराब पीने की प्रतियोगिता स्वाभाविक रूप से उनके मनोरंजन और शगल का एक तरीका था। तुम दोनों कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जैसे ही वांग युदाओ और चेनफा इस समूह के सामने से गुजरे, सफ़ेद कपड़ों वाली महिला अचानक सामने आए और हैरान भाव से पूछा। यह महिला साधारण सी लग रही थी और उसके रूप रंग को देखकर लग रहा था कि वह लगभग 40 साल की होगी। सफ़ेद कपड़ों में वह अंधेरी रात में भी कमाल की लग रही थी।
बाकी सब कुछ छोड़ दें तो उसकी अद्भुत तेज चिल्लाने की क्षमता ही यहाँ बिल्कुल अभूतपूर्व थी। कम से कम वांग युदाओ ने ऐसी क्षमता वाला कोई व्यक्ति तो नहीं देखा था। उस महिला के अलावा कई और लोग भी थे। हालांकि उनकी शक्ल सूरत कुछ अजीब थी, लेकिन वांग युदाओ जानता था कि उनमें से किसी के साथ भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा अपने में ही रहता हूँ, तो जाहिर है तुमने मुझे देखा नहीं होगा। क्या हमें शराब पीने की प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए? लोग कहाँ हैं? कौन प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? महिला को बोलते देख वांग युदाओ ने चेनफा को फिर से आंख मारी, फिर आगे बढ़ गया। वांग युदाओ की बातें सुनकर लोगों के समूह ने एक दूसरे को देखा। आखिरकार वे जानते थे कि कुछ लोग बाहर जाकर दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते, लेकिन ये लोग आमतौर पर बूढ़े बुजुर्ग होते थे जिनकी उम्र ज्यादा होती थी। हालांकि अब ये दोनों वाकई काफी जवान लग रहे थे। अरे क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम हमारे साथ मुकाबला करना चाहोगी? मैंने बहुत दिनों से मुकाबला नहीं किया है। पहले मैंने देखा था कि तुम्हारा फुटवर्क बहुत अच्छा था। वैसे क्या ये हल्का फुटवर्क है? ये मेरे से कहीं बेहतर है। इस मामले में मैं सचमुच तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। बेहतरीन हल्का फुटवर्क, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम मुझे हरा पाओ। अपने सामने खड़ी महिला को देखकर चेनफा ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। चेनफा ने जब ये कहा तो महिला साफ तौर पर दंग रह गई। उसने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था, तो इस व्यक्ति ने उसे कैसे देखा? अंधेरे में जब वो इधर उधर घूम रही थी तभी उसे देखा गया होगा। लेकिन अगर वो दिख भी गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसने एक कदम भी नहीं उठाया था और इस व्यक्ति ने तो कह दिया कि वो उसे हरा नहीं सकती। और जब महिला ने चेनफा को ये कहते सुना तो उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से क्रोध के भाव दिखाई दिए और फिर उसने अचानक एक कदम उठाया। उसके गोरे हाथ सीधे चेनफा की गर्दन तक पहुंच गए। उस औरत को हरकत करते देख चेनफा के चेहरे पर आश्चर्य के भाव बदल गए। वह तुरंत एक कदम पीछे हटा और सीधे उसका हाथ पकड़ लिया। अरे इस बड़ी बहन काफी गुस्सैल है। क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझे हरा नहीं सकती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार करने की? तुम सच में बिल्कुल भी औरत जैसी नहीं हो। चेनफा ने दांत पीस लिए, फिर अचानक उठा और उस औरत के जैद जैसे हाथ में कंपन महसूस हुआ। चेनफा ने जो हाथ पकड़ा था वह असल में खुल गया था। ये दृश्य उस औरत के पीछे खड़े कुछ लोगों को सचमुच चौंका गया। वांग युदाओ ने भी चेनफा को उत्सुकता से देखा। यह आदमी उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था, यहाँ तक कि उस आदमी से भी तुलना करने लायक जो उसने पिछली बार वो गांव के पहाड़ों में देखा था। क्या ये हो सकता है कि इस आदमी ने भी कोई आंतरिक ऊर्जा विकसित की हो? भाई, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? बड़े आदमी ने दूसरों की तरफ देखा, फिर वांग युदाओ और चेनफा से बात की। ये सुनकर चेनफा ने हाथ हिलाया, उन लोगों की तरफ देखा और फिर उनसे कहा, वैसे आज रात तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सिर्फ इस तथाकथित शराब पीने की प्रतियोगिता के लिए? वांग युदाओ अब भी बहुत उत्सुक था कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। वह इतना आलसी नहीं था, तो उसे कैसे पता चलता कि ये लोग असल में यहाँ क्या कर रहे हैं? और चाहे जो भी हो, अब उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। ये लोग एक नज़र में इस अपार्टमेंट बिल्डिंग के पुराने लोग थे और अगर वे यहाँ रहना चाहते थे तो उन्हें अभी भी सावधानी से पूछना पड़ता था। हालांकि अगर वे दोनों इस तरह पूछते तो ये पूरी तरह से उजागर हो जाता कि वे नए आए थे। लेकिन अब चूंकि यह उजागर हो ही गया था तो ऐसा ही हो, और स्वाभाविक रूप से ये लोग चिंतित नहीं थे। खैर, चेनफा के पिछले तरीकों ने इन लोगों को पहले ही साबित कर दिया था कि वह खुद को उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली समझता था। हम तो शराब पीने की प्रतियोगिता कर रहे हैं, पर हम बस बोर हो रहे हैं और कल फिर से जंगल युद्ध है। ये हमारी हिम्मत बढ़ाने का भी एक तरीका है। चेनफा की बात सुनकर वह महिला अचानक बोल पड़ी। ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। जंगल युद्ध? जंगल युद्ध? जंगल युद्ध क्या होता है? क्या इसके कोई नियम होते हैं? कुछ लोगों की ओर देखते हुए वांग युदाओ ने जल्दी से पूछा। यह मामला, चाहे वह उसका हो या चेनफा का, कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने सुना तो था पर समझ नहीं पाए थे। जंगल युद्ध तब होता है जब लोगों के एक समूह को अंदर जाने के लिए चुना जाता है। जाहिर है, रईसों के देखने के लिए लाइव प्रसारण भी होंगे। ये लोग निश्चित रूप से विशेषज्ञ होते हैं। प्रवेश करने के बाद उन्हें अपनी क्षमताओं के बल पर 10 दिनों तक जीवित रहना होता है। उस समय जो भी बाहर निकल पाएगा वही विजेता होगा। जंगल बिल्कुल खतरनाक है। जब हमारे भाई पहली बार इकट्ठा हुए थे तब हम 20 से ज्यादा थे। अब हम में से आधे लोग जा चुके हैं और यह सब उस जंगल युद्ध की वजह से है। जंगल में खतरे बिल्कुल अकल्पनीय हैं, इसलिए जंगल युद्ध समाप्त होने के बाद प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या आधी कर दी जाएगी। बड़े आदमी ने भौहें चढ़ाईं, फिर वांग युदाओ और चेनफा से कहा। ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया, फिर उसने चेनफा की ओर देखा। ये तो मुसीबत थी। क्या वह इस बार अंदर जाने वाला था?
जब वह शांगनान शहर में था तो उसे विशेषज्ञ माना जाता था, लेकिन यहाँ तो वह सचमुच सबसे निचले पायदान पर था। चेनफा उससे कहीं ज्यादा कुशल था, और लोगों का यह समूह वाकई विशेषज्ञ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह जंगल युद्ध सचमुच उनके जैसे लोगों को उनके पीले झरनों से मिलवा पाएगा। ऐसा लग रहा था कि यह जंगल युद्ध वाकई बहुत कठिन था। अच्छा हुआ उसने पूछा, वरना तब तक उसकी मानसिक तैयारी भी नहीं होती। तो ऐसा ही है, मैं और मेरा दोस्त अभी अभी पहुंचे हैं। अरे बाप रे, इतने दिन हो गए यहाँ और कोई खबर नहीं। इन दिनों तो खाने की भी दिक्कत हो रही है। तो आज रात हम बाहर जाकर कुछ खाने की सोच रहे थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम यहाँ तुमसे मिलेंगे। लेकिन ये भी तो किस्मत की बात है, अगर कल हम तुमसे मिलें तो शायद हम साथ सफ़र कर सकें। चंद लोगों की तरफ देखते हुए चेनफा ने वांग युदाओ को आंख मारी। मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन उस बड़े आदमी के हाव भाव साफ तौर पर अच्छे नहीं थे और फिर उसने आगे कहा, इस जंगल युद्ध में जब तुम दूसरों से मिलते हो तो कोई अचानक हमला कर सकता है, क्योंकि इस जंगल युद्ध में कई बदलाव होते हैं। कुछ लोग आपके दोस्त होने का दिखावा भी कर सकते हैं, इसलिए आपको इन बातों पर पूरा ध्यान देना होगा। ये सुनकर वांग युदाओ थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या वाकई ऐसी कोई चीज़ थी? ये वाकई लोगों को चौंका सकता है। नहीं, रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि काली जेल में बंद लोग ऐसी परिस्थितियों में एक दूसरे को मार डालें, या पूरे जंगल में और भी लोग थे? सफ़ेद कपड़ों वाली महिला ने वांग युदाओ के चेहरे पर संदेह साफ देखा, फिर धीरे से कहा, काली जेल के लोग इस जंगल युद्ध में दखल देंगे, इसीलिए जंगल युद्ध में इतने सारे विशेषज्ञ मारे गए हैं। अंदर किस्मत और ताकत है, दोनों के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि हर बार बाहर आने वाले हर व्यक्ति को 6 महीने का स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस दौरान सब कुछ आनंद के बारे में है। सफ़ेद वस्त्रधारी महिला के शब्दों ने वांग युदाओ को गहराई से प्रभावित किया। जब तक वह इस जंगल युद्ध से बाहर निकलता है, वह अगले 6 महीनों में भागने का कोई न कोई अवसर ढूंढ ही लेगा। ठीक है, अगर हम कल मिलते हैं तो हो सके तो एक दूसरे की मदद ज़रूर करेंगे, वरना इस जंगल युद्ध से पार पाना सचमुच नामुमकिन हो जाएगा। हम दोनों अभी अभी आए हैं, इसलिए जंगल युद्ध के बारे में हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी। चलो अभी और कुछ नहीं बोलते, क्या हमें आज रात शराब पीकर खुद को विदा नहीं करना चाहिए? चलो फिर पीना शुरू करते हैं, क्योंकि कल हम युद्ध के मैदान में जा रहे हैं। चेनफा ने समूह से कहा, फिर सीधे वहां गया जहां शराब के बर्तन रखे थे। शराब का एक बड़ा बर्तन उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। चेनफा को ऐसा करते देख बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर सबने एक एक बर्तन उठाया और पीना शुरू कर दिया। अपना मुंह पोंछते हुए चेनफा ने सबको शराब पीते देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर वांग युदाओ की तरफ सिर हिलाया। आगे बढ़ने के लिए उसे शायद इन लोगों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। खैर, यहाँ और दोस्त होने से रास्ता ज़रूर आसान हो जाएगा। एक बार शराब पीने के बाद ये लोग लगभग थक चुके थे और वांग युदाओ और चेनफा भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे थे। चूंकि इन लोगों ने कहा था कि अगले दिन जंगल युद्ध होगा, इसलिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी होगी ताकि वे युद्ध के मैदान में जा सकें। उनकी मौजूदा हालत ठीक नहीं थी, उन्हें जल्दी वापस लौटकर अच्छी तरह आराम करना था। ठीक है सब लोग, देर हो रही है, चलो सब वापस चलते हैं और अच्छी तरह आराम करते हैं ताकि हम कल जंगल घूमने जा सकें। वांग युदाओ ने समूह की ओर देखते हुए कहा। ये सुनकर बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया और फिर कुल्हाड़ी वाले ने कहा, कल लगभग 100 लोग जंगल में प्रवेश करेंगे। उस समय सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तुम दोनों को भी सावधान रहना होगा। अजनबियों से कभी बात मत करना, क्योंकि जो भी अंदर आएगा उसके हाथ में जीवन मरण का टैग होगा। अगर तुम बच गए तो किसी के पास जितने ज्यादा जीवन मरण के टैग होंगे उसे उतने ही ज्यादा इनाम मिलेंगे। इसलिए कुछ पागल लोग तुम्हारे हाथ से जीवन मरण का टैग छीन लेंगे और जाहिर है वे तुम्हें मार डालेंगे। इन शब्दों ने वांग युदाओ को एक पल के लिए सचमुच चौंका दिया। उसने ऐसी बात की उम्मीद नहीं की थी। उसने शुरू में सोचा था कि सिर्फ ब्लैक प्रिजन के आंतरिक कर्मचारी ही दुश्मन हैं, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जंगल और आंतरिक कर्मचारियों के बुनियादी खतरों के अलावा उसके कुछ साथी कैदी भी वहां मौजूद हैं। समझ गया, शुक्रिया, हम वांग युदाओ और चेनफा हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। वांग युदाओ और चेनफा ने एक दूसरे को देखा, फिर अपनी मुठ्ठियां भींची और समूह से कहा। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया, फिर वांग युदाओ और चेनफा को जाने का इशारा किया। चेनफा और वांग युदाओ को घेरे से बाहर जाते देख इन लोगों ने भी एक दूसरे को देखा, फिर तेजी से चारों दिशाओं में तितर बितर हो गए। अंधेरी रात में वांग युदाओ बिस्तर पर जागते हुए करवटें बदल रहा था। ऐसी स्थिति में दूसरों पर निर्भर रहना तो दूर की बात थी। वांग युदाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, अपने दिल में थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। ये काफ़ी नहीं था, शरीर सुदृढ़ीकरण तकनीक का पहला स्तर अब पूरी तरह से अपर्याप्त था, इसलिए उसे इन कुछ दिनों में अपनी शरीर सुदृढ़ीकरण तकनीक को उन्नत करना था। यही सोचकर
वांग युदाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अभी भी मिशन पूरे करने थे, उसे और भी मिशन पूरे करने थे। अगले दिन जब अपार्टमेंट के सभी लोग जंगल युद्ध खेलने गए तो यहाँ सिर्फ यही एक अपार्टमेंट नहीं था। वांग के बराबर आकार के 4 अपार्टमेंट थे युदाओ के अपार्टमेंट में, और उनमें रहने वालों की संख्या लगभग वांग युदाओ के अपार्टमेंट जितनी ही थी। और आज ठीक वही दिन था जब ये अपार्टमेंट अपना काम शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। खैर, आज की घटना वांग युदाओ और चेनफा के यहाँ आने के बाद से पहला साहसिक कार्य मानी जा रही थी। तो जब सूरज की रोशनी अंदर आई, वांग युदाओ और चेनफा दोनों ने लगभग एक साथ अपनी आंखें खोलीं। वे ये देखने के लिए बहुत उत्सुक थे कि यह जंगल युद्ध वास्तव में कितना क्रूर था। और तभी एक सायरन बजा और जो लोग समझ गए वे जल्दी से बाहर भागे और पूरे अपार्टमेंट के सामने छोटे से चौक में खड़े हो गए, क्योंकि सायरन बजते ही इसका मतलब था कि वे आज जंगल में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि वांग युदाओ और चेनफा को पता नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि ये लोग बाहर भाग रहे हैं, इसलिए कपड़े पहनकर वे जल्दी से उनके पीछे हो लिए। वे मूल रूप से मुख्य समूह के पीछे पीछे चौक में उन सभी के साथ खड़े हो गए। इसी समय वांग युदाओ और चेनफा को एहसास हुआ कि यहाँ लगभग 30 से 40 निवासी थे, लेकिन एक सरसरी नज़र डालने के बाद उन्होंने कल रात जिन लोगों से वह मिला था उन्हें वह नहीं देख पाया। शायद उनका प्रवेश द्वार यहाँ नहीं था। चेनफा का कुंग-फू वाकई अच्छा था, जबकि वांग युदाओ का थोड़ा कमज़ोर था। और तभी एक हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा। वांग युदाओ ने अनजाने में ऊपर देखा, लेकिन बस उसे एक नज़र ने उसे तुरंत चौंका दिया। वह व्यक्ति, हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था और उसका दरवाज़ा खुला था। वांग युदाओ ने उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखा, लेकिन वह कैसे हो सकता है? क्या वह मरा नहीं था? क्या उसे किंग रेन ने तब नहीं मारा था? वह यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है और अभी भी जीवित है? हेलीकॉप्टर गर्जना करते हुए गुजरा और उसी समय अपार्टमेंट के ऊपर से अचानक एक लाउडस्पीकर की आवाज़ आई, सब लोग, आज फिर से तुम्हारा पसंदीदा जंगल युद्ध है। तुम सब अव्वल दर्जे के लोग हो। हर बार यह मौका तुम्हारे लिए अपना हुनर दिखाने का मौका है। नियम फिर से बताए जाएंगे, जीवित रहने की पूरी कोशिश करो। चाहे तुम अपनी जिंदगी मौत का टैग लेकर बाहर आओ या कई लोगों की जिंदगी मौत का टैग लेकर, तुम सब हीरो बनोगे। जिंदगी मौत के टैग बांटे जाएंगे। एक बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाते हुए अपार्टमेंट से बाहर निकला। ये बूढ़ा आदमी चीनी था और उसकी चाल देखकर लग रहा था कि यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से नेजिया कुंग-फू का उस्ताद था। वांग युदाओ ने गहरी सांस ली। जियाओ शान, जिससे वह पहले लोहे की जेल में मिला था, बहुत ही दुर्जय था, लेकिन जियाओ शान अंदर से संयमी किस्म का था। बस अफसोस की बात थी कि वह उस बूढ़े आदमी को लोहे की जेल में कुछ बातें सिखाने के लिए राजी नहीं कर सका। कितना भयानक! कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग भाग नहीं सकते। ऐसा इंसान असल में इस अपार्टमेंट में रहता है और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। चेनफा ने उस आदमी को आते देखकर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। सब लोग, तुम सब हीरो हो। कुछ लोग मुझसे पहले ही एक से ज़्यादा जिंदगी मौत के टैग ले चुके हैं, इसलिए सब लोग कड़ी मेहनत करो। जो लोग 3 जीवन मरण के टैग दिखा सकते हैं, उन्हें शायद एक और अपग्रेड भी मिल जाए। इस बूढ़े के बाल सफ़ेद थे और उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी। वह कमज़ोर और कांपता हुआ लग रहा था, मानो हवा का एक झोंका उसे गिरा देगा, लेकिन ये ठीक ऐसा ही बूढ़ा था जिसने वहां मौजूद सभी लोगों में डर पैदा कर दिया था। हालांकि बूढ़े की नज़र भीड़ पर पड़ी, फिर उसने अपनी गर्भवती से जीवन मरण के छोटे छोटे टैग निकाले। गर्भवती मुस्कुराई, फिर अपने हाथ खोले और लापरवाही से उन्हें उछाल दिया। ये छोटे छोटे जीवन मरण के टैग वास्तव में सीधे सबके हाथों में उड़ गए। वांग युदाओ मुंह खोले खड़ा था, मुस्कुराते हुए बूढ़े को देख रहा था। उसके दिल में जो सदमा था वह बस बयान से बाहर था। लगता है हमारा जाना इतना आसान नहीं होगा, वांग युदाओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, फिर धीरे से अपने बगल में खड़े चेनफा से, जो बूढ़े को देख रहा था। चेनफा के चेहरे पर भी इस वक्त एक कड़वी मुस्कान थी। उस आदमी ने जो हरकत की थी उसने उसे वाकई स्तब्ध कर दिया था। ये वाकई कमाल की बात थी कि ब्लैक प्रिजन में ऐसा कोई इंसान था। उसने अपना सिर नीचे किया और अपने हाथ में टैग देखा। वह एक कांसे का टैग लग रहा था, जिस पर अंग्रेजी और चीनी अक्षरों में जिंदगी मौत का टैग लिखा था। अपने जिंदगी मौत के टैग को थामे रहो, इस चीज़ को, जब तक तुम्हारी जान न चली जाए, वरना अगर टैग छूट गया तो समझो तुम्हारी जान चली गई। लेकिन अगर तुम्हारी जान चली गई है और तुम्हारे पास अभी भी समय है, तो तुम दूसरों से भी छीन सकते हो। संक्षेप में, जब तुम बाहर आओ तो तुम्हारे हाथ में जिंदगी मौत का टैग होना चाहिए। जिंदगी मौत का टैग चाहे किसी का भी हो, जब तक तुम्हारे पास है, सब ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसे नकली बनाने के बारे में सोचना भी मत, ये चीज़ खास तौर पर हमारे द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इस बार जंगल युद्ध में जाने वाले लोगों के बारे में संक्षेप में बता दूं। इस अपार्टमेंट सैनमेन के अलावा 3 और अपार्टमेंट के लोग भी हैं। कुल मिलाकर 200 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब जिंदा वापस आ सकें।
हालांकि मुझे उम्मीद है कि आप सब थोड़ी और कोशिश करेंगे और दूसरे अपार्टमेंट के लोगों से ज़्यादा छीन लेंगे। उस समय इससे इस बूढ़े आदमी को भी मदद मिलेगी। आप सब ने शायद एक दूसरे को देखा होगा और काफ़ी परिचित होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि थोड़ा एकजुट हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि हमारे अपार्टमेंट के सभी लोग पूरी तरह से लूट लिए जाएं। ये सुनकर वांग यूदाओ का चेहरा तिरस्कार से भर गया। ऐसा लग रहा था कि ये 4 अपार्टमेंट अभी भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी था कि बाकी 3 अपार्टमेंट में भी इस बूढ़े आदमी जैसे लोग होने चाहिए। ये बात सच में थोड़ी डरावनी थी। ठीक है, अब और बकवास मत करो, जीवन और मृत्यु का द्वार खोलो। और इसी समय बूढ़े आदमी ने अचानक कहा। फिर उसने हाथ हिलाया और अचानक मूल ऊंची दीवार पर एक छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। इस दरवाजे से झांकने पर पता चला कि अंदर की रोशनी मंद थी। जीवन और मृत्यु का द्वार, इस नाम का वाकई कोई मतलब है। लगता है कोई और रास्ता नहीं है। दरवाजे को देखते ही वांग यूदाओ के चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। ये दरवाज़ा 1000 साल पुराने राक्षस जैसा लग रहा था, जिससे एक भयानक चीख निकल रही थी। याद रखना, 10 दिन बाद जल्दी से बाहर निकल जाना, वरना अगर दरवाज़ा बंद हो गया तो तुम्हें अंदर ही रहना पड़ेगा। उन्हें फिर से याद दिलाने के बाद बूढ़े ने फिर कहा, अंदर आओ। बूढ़े के शब्दों के साथ लगभग सभी लोग हिल गए। वांग यूदाओ और चेनफा ने एक दूसरे को देखा, फिर जल्दी से उनके पीछे पीछे चले गए। सावधान रहना, अंदर जाने के बाद हम दोनों के लिए बेहतर होगा कि हम अपने आसपास के लोगों से दूर रहें। चेनफा ने भौहें चढ़ाईं और अपने आसपास के लोगों को देखते हुए कहा। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने पहले कहा था कि दूसरे अपार्टमेंट में रहने वालों से जिंदगी मौत के टैग छीन लेना ही सबसे अच्छा है, लेकिन ये लोग सुनेंगे या नहीं, पता नहीं। इसके अलावा अंदर सभी का शांत रहना नामुमकिन था। उन दोनों ने कुछ दिन पहले दूसरों से चीज़ें छीनी थीं और हो सकता है कि उन्हें पहले ही निशाना बनाया जा चुका हो। इससे पहले उसने कई लोगों को देखा था जिन्हें उसने और चेनफा ने सबक सिखाया था। वांग यूदाओ ने सिर हिलाया, स्वाभाविक रूप से इस मामले के बारे में जानते हुए। उसे डर था कि जैसे ही वे इस जंगल में प्रवेश करेंगे, एक बड़ा नरसंहार शुरू हो जाएगा। आखिरकार जीवन मरण के द्वार में कदम रखते ही बाकी सभी भी अंदर चले गए। और जीवन मरण का वह द्वार सबके अंदर जाने के बाद एक धमाके के साथ बंद हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाज़ा शुरू में कहाँ था, इसका कोई निशान नहीं था। इस समय जो लोग अभी अभी अंदर आए थे वे लगभग तुरंत तितर-बितर हो गए, और कुछ लोग जो तितर-बितर नहीं हुए वे जल्दी से चीख पड़े। जाहिर है कि वे अपने आसपास के लोगों का शिकार हो गए थे। इस समय पेड़ के तने के नीचे खड़े वांग यूदाओ और चेनफा काफ़ी हैरान थे। पहले इन लोगों के हाथों में हथियार नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये अंदर आए सबके हाथ में हथियार थे। ये वाकई थोड़ा अप्रत्याशित था। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। ये वाकई एक खतरनाक जगह है। ये देखकर कि येलो स्प्रिंग्स में 2 लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं, वांग यूदाओ और चेनफा ने एक दूसरे को देखा, फिर सिर हिलाया। ये लोग वाकई बेरहम हत्यारे थे। उनकी चालें बहुत ही निर्णायक थीं। दोनों के मरने के बाद उनके बगल में खड़े लोगों ने जल्दी से उनके हाथों से जीवन मरण के टैग छीन लिए और फिर तेजी से पीछे हट गए। ऐसे समय में 2 जीवन मरण के टैग होने से निश्चित रूप से सभी के लिए एक निशाना बन जाएगा। इसलिए जब 3 लोगों की टीमों में से एक ने ये 2 जीवन मरण के टैग ले लिए तो लगभग सभी की नज़रें इन तीनों पर टिक गईं। सबकी निगाहें अपनी ओर गड़ी हुई देखकर तीनों में से एक लड़का, जो नेता लग रहा था, ने फैसला सुनाया। उसने छीने गए 2 जीवन मरण के टैग में से एक को सीधे निकाला, उसे दूर फेंका और फिर जोर से कहा, ये चीज़ मैं इसे तुम सबको दे रहा हूँ, जाओ। उसके बॉस की अचानक हरकत से बाकी दोनों थोड़े स्तब्ध रह गए, लेकिन यहाँ कोई भी मूर्ख नहीं था, इसलिए ये दोनों बस एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर जल्दी से अपने बॉस के पीछे 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 हट गए। अरे, इसमें तो वाकई हिम्मत चाहिए। इस आदमी को जीवन मरण का टैग फेंकते देख लगभग सबकी नज़रें उस फेंके हुए जीवन मरण के टैग पर टिक गईं और फिर आधे से ज़्यादा लोग उस जीवन मरण के टैग की ओर दौड़ पड़े। जिस दिशा में ये तीनों गए थे, संयोग से वांग यूदाओ और चेनफा के पास से गुजरा, क्योंकि उस समय चेनफा और वांग यूदाओ एक पेड़ की टहनी पर खड़े थे और इन तीनों ने स्वाभाविक रूप से वांग यूदाओ और चेनफा को देख लिया। तीनों ने वांग यूदाओ और चेनफा को तब तक सावधानी से देखा जब तक वे सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच गए, फिर वे सीधे झाड़ियों में घुस गए। चलो, यहाँ हम दोनों के लिए कुछ नहीं है। दूसरों के निशाने पर मत आना, वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। चेनफा ने भीड़ की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यह जीवन मरण का टैग वाकई बहुत ज़रूरी था। दरअसल ये जीवन मरण का टैग वाकई बहुत ज़रूरी था। जो भी कभी जंगल युद्ध से गुजरा था वह ये बात जानता था, लेकिन वांग यूदाओ और चेनफा ने उस समय इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बेशक दोनों जानते थे कि जब वे जाएंगे तो उनके पास इनमें से एक चीज़ ज़रूर होगी, इसलिए उन्होंने अपने अपने जीवन मरण के टैग सावधानी से हटा दिए।
दोनों जंगल में टहलते रहे। चूंकि वे जंगल के अंदर के खतरों को जानते थे, इसलिए दोनों ने मूल रूप से खतरों से बचने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से वे जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करते रहे। सीधे शब्दों में कहें तो हालांकि यह जंगल था, वांग युदाओ के लिए ये किसी जंगली जानवर के प्रकृति की ओर लौटने जैसा था। बचपन में वह लगभग जंगल में ही पला बड़ा था। इस बार जंगल में वापस लौटते हुए उसके शरीर का जंगली खून इस पल धीरे धीरे जाग उठा। दूसरे लोग जंगल में खुद को खतरनाक इलाके में पा सकते थे, लेकिन वांग युदाओ के लिए यह बाहर से कहीं बेहतर था। लेकिन एक बार जब आप इस जंगल में प्रवेश कर जाते तो भले ही आप दूसरों को उकसाएं नहीं, फिर भी दूसरे आपको उकसाने आ ही जाते। खासकर अगर आप बार बार बचते तो दूसरों को लगता कि आप एक आसान निशाना हैं, ठीक वैसे ही जैसे अभी कोई हमारा पीछा कर रहा है। चेनफा ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं और सिर हिलाया। ये लोग, जिन्हें पता ही नहीं था कि उनके लिए क्या अच्छा है, लगभग 10 मिनट से उसका पीछा कर रहे थे और वह उनसे निपटने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता था। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी से लड़ना चाहते हैं तो आपको एक सुरक्षित जगह ढूंढनी ही होगी। वरना अगर आप लड़ते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति से भिड़ जाते हैं जो फायदा उठाता है, तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। चेनफा इंतजार कर रहा था और उसके पीछे खड़े लोग भी इंतजार कर रहे थे। मैंने भी उन्हें देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई हम दोनों को इतनी जल्दी निशाना बना लेगा। क्या हम आसान निशाने लगते हैं? वांग युदाओ ने चेनफा की तरफ मुड़कर देखा, थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। चेनफा जैसे लोग असल में यहाँ आम नहीं थे। कई लोग मुक्केबाजी या ताइक्वांडो में शामिल थे। जाहिर है ये वो लोग नहीं थे जो शहर में मार्शल आर्ट स्कूल चलाते थे। वे अभी अभी जंगल में पहुंचे थे और अभी भी उससे अनजान थे, फिर भी कोई उन्हें उकसा रहा था। अरे, हम जैसे दिखें या न दिखें, हमें निशाना बनाया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं और अभी भी थोड़े भ्रमित हैं। चलो पीछे खड़े इन लोगों से पूछते हैं। मैंने अभी एक पेड़ से देखा और आगे एक चट्टान है। हम वहीं उनसे निपट लेंगे। हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे खड़े इन लोगों को लगा कि उन्हें शिकार मिल गया है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि शिकारी और शिकार की भूमिकाएं पल भर में बदल जाएंगी। ये पीछा लगभग 20 मिनट तक चलता रहा, आखिरकार रुक गया क्योंकि वांग युदाओ और चेनफा, जो आगे थे, एक चट्टान पर पहुंचते ही अचानक गायब हो गए। क्या हो रहा है? ये लोग असल में वही लोग थे जिन्हें वांग युदाओ और चेनफा ने लूटा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे बार बार उनसे मिलेंगे। क्या संयोग था! हालांकि इस बार ये संयोग शायद खत्म हो जाएगा। अरे, क्या तुम हमें ढूंढ रहे हो? जैसे ही ये लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, अचानक चट्टान के ऊपर से एक आवाज़ आई जिसने उन्हें चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अभी भी यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं, और आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी। हालांकि जब उन्होंने चट्टान की उभरी हुई चट्टान पर खड़े दो लोगों को देखा तो उनके हाव भाव तुरंत बदल गए, क्योंकि ऊपर वाले दो लोग वही थे जिनसे उस दिन रेस्टोरेंट में उनका झगड़ा हुआ था। यह उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था। उस दिन के बाद वे इन दोनों से बचने के लिए लगभग हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ फिर से उनका सामना होगा, और वे उन्हीं को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। वांग युदाओ और चेनफा भी थोड़े स्तब्ध थे। हालांकि उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ये लोग वे लोग होंगे जिनसे उनका पहले झगड़ा हुआ था। इससे वे दोनों थोड़े हैरान हुए। क्या संयोग था! एक छलांग के साथ वांग युदाओ और चेनफा चट्टान से नीचे कूद पड़े और जमीन पर स्थिर होकर गिर पड़े। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग होगे। क्या तुम हमसे जिंदगी और मौत का तमगा छीनने की तैयारी कर रहे हो? वांग युदाओ ने उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा मुस्कुराया, फिर चेनफा से बात की। ये सुनकर जिस व्यक्ति की हथेली चेनफा ने चुभोई थी, उसने तुरंत अपना भाव बदला और टूटी फूटी चीनी भाषा में कहा, नहीं नहीं नहीं, ये गलतफहमी है। हम तो बस घूमना चाहते थे। हाँ, हम तो बस घूमना चाहते थे। उसे आज भी ये दोनों लोग याद थे। उस आदमी को देखकर वांग युदाओ हल्के से मुस्कुराया। चूंकि ये लोग समझदार थे, इसलिए वह उनके लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। फिर उसने कहा, घबराओ मत, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सच सच जवाब दिए तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो तुम जानते हो कि इसका क्या नतीजा होगा। उन्हें देखकर वांग युदाओ की आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी और उसने ठंडे स्वर में पूछा। इस समय वे जिस जगह पर थे वह धूप से नहाई हुई थी और काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन उन सभी लोगों की रीढ़ में एक साथ ठंडक दौड़ गई। तुम पूछ रहे हो, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे जो हम जानते हैं। वांग युदाओ की आंखों में देखते हुए उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती रही। ये जंगल असल में कितना बड़ा है, और यहाँ खाने का क्या हाल है? क्या हमें खुद ही खाना ढूंढना होगा? उसके हाव भाव देखकर वह बस झट से जवाब दे पाया, हमें सच में नहीं पता कि यह जंगल कितना बड़ा है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों के लिए एक हेलीकॉप्टर हर रोज़ रसद, हथियार और दूसरी चीज़ें गिराता है।
वे चाहते हैं कि हम लड़ें और मार काट करें। इस जंगल में एक खास उपकरण है जो जंगल में हो रही हर चीज़ का फीडबैक बाहर तक पहुंचा सकता है। अभी हम यहाँ हैं और बाहर के लोग हमें देख सकते हैं। और दरअसल तथाकथित जीवन मरण टैग एक ट्रैकर है। शायद इसी चीज़ की वजह से अंदर की सभी परिस्थितियों का फीडबैक मिल रहा है। अभी बाहर कुछ रईस हमारे प्रदर्शन को देख रहे होंगे। ये सुनकर वांग युदाओ और चेनफा थोड़े स्तब्ध रह गए। उन्होंने इस जंगल में ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन चेनफा ने हवाई जहाज़ से गिराए जाने वाले हथियारों और ऐसी ही चीज़ों के जिक्र पर ज़्यादा ध्यान दिया। क्या वहाँ बंदूकें हैं? चेनफा ने उस आदमी की तरफ देखते हुए जल्दी से पूछा। अगर हवाई जहाज़ से गिराई जाने वाली बंदूकें होती तो उनके पास आत्मरक्षा के ज़्यादा साधन होते। हाँ, आमतौर पर स्पेशल फोर्स के पास जो कुछ भी होता है वह हवाई जहाज़ से गिराया जाता है। चेनफा की तरफ देखते हुए उस व्यक्ति ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। भौहें चढ़ाते हुए वांग युदाओ ने हाथ हिलाया और फिर समूह से बात की। ये सुनकर कि वे जा सकते हैं, ये लोग बहुत खुश हुए और तुरंत भाग गए। उन्हें डर था कि ये दोनों अचानक अपना मन बदल लेंगे, जो बाद में परेशानी का सबब बन जाएगा। यहाँ से हमारा भागना नामुमकिन लगता है। भौहें चढ़ाते हुए वांग युदाओ ने चारों ओर देखा, फिर अपना जीवन मरण का टैग निकाला और कहा, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैकर तो ट्रैकर ही होता है। वैसे भी इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जंगल इतना बड़ा है कि इससे बाहर निकलना नामुमकिन है। हम बस इस जंगल युद्ध को पूरा कर सकते हैं और फिर निकलने का रास्ता निकाल सकते हैं। वांग युदाओ को देखकर चेनफा को कुछ भी बुरा नहीं लगा। चूंकि जंगल युद्ध इतना रोमांचक था, इसलिए इसमें हिस्सा न लेना वाकई बेकार होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो खेलते हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि लगभग 200 लोग थे? हम इतने लंबे समय से चल रहे हैं और किसी से नहीं मिले। लगता है हमारी किस्मत अच्छी है। मुस्कुराते हुए वांग युदाओ ने अपना जीवन मरण का टैग हटा दिया और चारों ओर देखते हुए कहा, प्रवेश द्वार अलग अलग हैं और पूरा जंगल बहुत विशाल है। किसी से मुठभेड़ तो बस समय की बात है। हमें आसमान पर भी ध्यान देना होगा। अगर हेलीकॉप्टर हवा से रसद गिरा रहे हैं तो हमें उन तक पहुंचना ही होगा। मुझे लगता है कि ये तथाकथित हवा से गिराई जाने वाली रसद ज़्यादा नहीं होगी। चूंकि बाहर के लोग चाहते हैं कि हम लड़ें और मारकाट करें, इसलिए ये हवा से गिराई जाने वाली रसद स्वाभाविक रूप से संघर्ष का कारण बनेगी। इसके अलावा इस जंगल में अभी भी जंगली जानवर होंगे। फिर भी हमें सावधान रहना होगा। जंगल में सबसे बड़ा खतरा असल में शक्तिशाली जंगली जानवर हैं। रात हो चुकी थी और पहले का थोड़ा गर्म तापमान अब बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। दिन रात के तापमान में वाकई काफ़ी अंतर था। तभी आसमान में एक हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई दी और एक चमकती हुई वस्तु सीधे नीचे फेंकी गई। उस रोशनी की मदद से वांग युदाओ उस वस्तु को देख पाया। ये साफ था कि आपूर्ति गिराने का काम शुरू हो गया था। ये देखकर कि आपूर्ति गिराना शुरू हो गया है, वांग युदाओ बहुत खुश हुआ। वह दिन के ज़्यादातर समय से यहाँ था और स्वाभाविक रूप से उसे थोड़ी भूख भी लगी थी। अगर अब तक हवाई जहाज़ से गिराना शुरू नहीं हुआ होता तो वह जंगली जानवरों को ढूंढने के लिए जंगल में जाने की तैयारी कर लेता। हवाई जहाज़ से गिराई जा रही आपूर्ति को देखकर वांग युदाओ बहुत खुश हुआ। उसने चेनफा की तरफ देखा जो व्यस्त था और फिर तेजी से उस जगह की ओर दौड़ा। हालांकि रात होने के बाद आपूर्ति गिराने का एक कारण था। अंधेरे में आपूर्ति गिराने से रोशनी की वजह से उस इलाके में सभी लोग आकर्षित होते। इस तरह जो लोग आमतौर पर एक दूसरे से नहीं मिलते वे जल्दी मिल जाते और तुरंत रसद के लिए लड़ने लगते। इसलिए जैसे ही वांग युदाओ रसद की ओर दौड़ा, लोगों के कई समूह पहले से ही ड्रॉप जोन की ओर दौड़ रहे थे। इस समय कई लोग पहले से ही चमकती हुई रसद ड्रॉप पॉइंट पर खड़े थे। हालांकि ये सभी लोग एक दूसरे से पहरा दे रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे सहयोगी नहीं थे। और इसी समय वांग युदाओ भी आ पहुंचा था। अंधेरा होने के कारण वे केवल अस्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि यहाँ कई लोग हैं, लेकिन वे यह नहीं बता पा रहे थे कि ये लोग वास्तव में कौन हैं। ये काली जेल के तरीकों में से एक था। दूसरों के चेहरे न देख पाने के कारण ये लोग जमकर लड़ते थे। क्योंकि एक बार जब कोई व्यक्ति अंधेरे में होता है तो उसके मन में संकट की भावना पैदा हो जाती है और वह केवल अपनी रक्षा ही करेगा। जब वांग युदाओ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पहले से कम 7 लोग जमा थे। और देखने से ऐसा लग रहा था कि 3 विरोधी पक्ष हैं। 4 लोग एक समूह थे और उन्हें देखकर हैरानी हुई कि वे वही लोग थे जिन्हें वांग युदाओ पहले भगा चुका था। यह एक संयोग सा लग रहा था। बाकी 3 में एक जोड़ा और एक अकेला भेड़िया था। वांग युदाओ इन लोगों को पूरी तरह से अपनी दिव्य दृष्टि के कारण देख पा रहा था। वांग युदाओ के आने से यहाँ की स्थिति, जो पहले 3 तरफा गतिरोध की थी, एक महाजोंक खेल में बदल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी सप्लाई इतने सारे लोगों को आकर्षित करेगी।
वांग युदाओ धीरे धीरे उन लोगों के सामने चला गया, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। जैसे ही एक आवाज़ आई, चारों लोग थोड़ा हैरान हुए। वे इस आदमी से फिर कैसे मिले? लेकिन इस बार खाने के लिए, और यहाँ सिर्फ वे 4 लोग नहीं थे, 3 और लोग भी थे। सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इस बार वांग युदाओ अकेला था। अरे, हम इसे बांट क्यों नहीं लेते? ये देखकर कि कोई और आ गया है, गंजा आदमी, जो वांग युदाओ की तरह अकेला था, अचानक बोला। ये सुनकर सब चुप हो गए। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कुल मिलाकर 8 लोग थे। बांटने की क्या बात थी? बेहतर होगा कि लड़ें। इसलिए उनमें से किसी ने भी गंजे आदमी के सुझाव का जवाब नहीं दिया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे पकड़ो। इस समय इन लोगों को स्वाभाविक रूप से पता था कि जितनी देर होगी, स्थिति उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। शायद और लोग जल्द ही आ जाएंगे। अगर और लोग आ भी गए तो इतने छोटे से रसद पैकेट के लिए लड़ना हास्यास्पद होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, 2 लोगों में से एक तुरंत पैकेट की ओर दौड़ा और चारों लोग भी जल्दी से पैकेट की ओर दौड़े। हालांकि गंजा आदमी वांग युदाओ और एक और लंबे बालों वाला आदमी हिले नहीं। लंबे बालों वाला आदमी पहले वाले 2 लोगों में से एक था। स्वाभाविक रूप से वह अपने भाई को बचाने के लिए नहीं हिला। गंजा आदमी स्पष्ट रूप से दूसरों के लड़ने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग युदाओ भी स्थिर रहेगा। हालांकि उसने वांग युदाओ पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वांग युदाओ सोच में पड़ा था तो इन लोगों ने तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। उन 2 लोगों में से केवल एक ही बाहर आया। सीधे शब्दों में कहें तो वह उन चारों लोगों का मुकाबला नहीं कर सका। हालांकि इन चारों को चेनफा और वांग ने सबक सिखाया था। युदाओ, सच कहूं तो इन चारों का यहाँ आना मतलब बिल्कुल भी आम इंसान नहीं थे। जब उन्होंने लड़ना शुरू किया तो वे बिल्कुल निर्दयी थे। 2-3 मिनट में उन चारों ने उस व्यक्ति को भगा दिया और फिर उनमें से एक ने तुरंत सप्लाई पैक उठा लिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने रसद का पैकेट उठाया, लंबे बालों वाला आदमी, जो पहले खड़ा था, अचानक लड़ाई में शामिल हो गया। उसका निशाना रसद का पैकेट पकड़े हुए व्यक्ति था। लंबे बालों वाले व्यक्ति को अचानक लड़ाई में शामिल होते देख रसद का पैकेट उठाने वाले व्यक्ति के चेहरे पर भी थोड़ा बदलाव आया। उसने रसद का पैकेट अपने साथी की ओर उछाला, फिर जमीन से एक मोटी लकड़ी की छड़ी उठाई और सीधे हमलावर व्यक्ति पर वार कर दिया। 6 लोगों के बीच लड़ाई कुछ हद तक संतुलित लग रही थी और गंजा आदमी, जो पहले खड़ा था, भी अचानक भौचक्का हो गया। उसने वांग युदाओ की ओर देखा, जो अभी भी गतिहीन खड़ा था, और फिर अपने शरीर को झपकाते हुए सीधे लड़ाई में शामिल हो गया। ये गंजा आदमी वाकई बहुत ताकतवर था। जैसे ही उसने कोई चाल चली, उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसकी सटीक रणनीति ने 2 लोगों को सीधे जमीन पर गिरा दिया। हालांकि इस आदमी के मुक्के ज्यादा जोरदार नहीं लग रहे थे। दोनों को गिराने के बाद वह तुरंत पैकेट पकड़े हुए व्यक्ति की ओर दौड़ा। यही उसका निशाना था। लेकिन जैसे ही वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और मुक्का मारा, हवा की तरह तेज एक आदमी उसके पास से गुजरा और आश्चर्यजनक रूप से उससे एक कदम आगे निकल गया। जिस व्यक्ति के हाथ में पैकेट था, उसे किसी ने हवा में उछाल दिया और फिर वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उसके हाथ में रखा पैकेट गायब हो गया था। गंजे आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। वह तेजी से दाईं ओर गया और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जहां वह खड़ा था, वहां एक युवक खड़ा था। और यह व्यक्ति वांग युदाओ के अलावा और कौन हो सकता है? मुझे इसकी सचमुच ज़रूरत है। अगर तुम्हें चाहिए तो कहीं और जाकर देखो, वांग युदाओ ने उन लोगों की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। हालांकि उसे पहले ही आभास हो गया था कि कोई और आ रहा है। जैसे ही वांग युदाओ ने बात की, लड़ रहे लोग भी तुरंत रुक गए। उनकी नज़रें वांग युदाओ पर पड़ गईं। वांग युदाओ की बातों से इन लोगों को साफ गुस्सा आ गया। सीधे शब्दों में कहें तो इस चीज़ की ज़रूरत किसे नहीं थी। चाहे अंदर कुछ भी हो, खाना हो या हथियार, पूरे जंगल में वे जीवन को बढ़ाने वाले खजाने थे। वांग युदाओ की पिछली लात बहुत जोरदार थी। जिस व्यक्ति के हाथ में वह पैकेट था, वह उन चारों में से एक था। वांग युदाओ द्वारा अपने भाई को जमीन पर गिरा हुआ और निश्चल देखकर इन लोगों की आंखें चमक उठीं और फिर वे जल्दी से उस व्यक्ति की तरफ दौड़े ताकि उसे देख सकें।